हेलो बच्चों, साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं या प्रतिबिंब का निर्माण होता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। उससे जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके तीन नियम है, उन पहले उन तीन नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला नियम है इसमें है, पहला नियम है जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर समांतर होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती। ये पहला नियम आपके परावर्त जो गोलीय दर्पण है उससे जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो प्रतिबिंब के निर्माण में पहला नियम है जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो जो इसका परावर्तन होता है परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से गुजरती है। कैसे? जैसे मान लो ये आपका कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, अवतल। और ये दूसरा आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब जो ये मुख्य अक्ष है ये इसके मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर ये समांतर किरण है, ये समांतर है, ये समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तन के पश्चात जो यहाँ से टकराने के पश्चात जब इसका परावर्तन होगा तो ये हमेशा फोकस से गुजरेगी। ये इसका फोकस पॉइंट है, ये इधर वाली किरण, ये इसकी फोकस पॉइंट। तो ये पहला नियम आपको। और उत्तल में क्या होता है, उत्तल में गुजरती हुई प्रतीत होती है, इसमें एक कल्पना रियल में नहीं होती। जैसे मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष समांतर है। अब इसमें जो ही ऐसे टकराई तो इसको अपन डॉट डॉट से दर्शाएंगे, ये फोकस है, ऐसे इधर से दर्शाएंगे। ये आपका पहला मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से गुजरती है और इसमें उत्तल में गुजरती हुई प्रतीत होती है, रियल में नहीं गुजरती, इसमें आभासी या कल्पना है। फर्स्ट नियम ये आपको याद करना है। सेकेंड नियम, इसका जस्ट उल्टा है। सेकेंड नियम, फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो अवतल दर्पण है, अवतल में तो क्या रियल में होता है मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल में क्या होगा यानी इस मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये अवतल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष है। अब इसमें बताया कि फोकस बिंदु से, जैसे ये फोकस बिंदु है, ये कोई किरण है फोकस बिंदु से गुजर रही है, जो इस यहाँ से टकराएगी और टकराने के पश्चात इसका परावर्तन होगा तो मुख्य अक्ष से क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी। यानी जो फर्स्ट नियम है, फर्स्ट नियम का जस्ट विपरीत है। उसमें क्या मुख्य अक्ष के समांतर थी, वो फोकस से गुजर रही थी, और इसमें फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और उत्तल है, उत्तल में समांतर होती हुई प्रतीत होगी। जैसे मुख्य अक्ष है, जैसे यहाँ पर कोई फोकस पॉइंट है एफ,
ये कोई फोकस बिंदु से आ रही है किरण, फोकस बिंदु पर आपतित हुई, आपतित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो। तो इसमें रियल में नहीं होती, इसमें प्रतीत होती है, मैंने एक कल्पना है, मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई प्रतीत होती है। ये आपका सेकंड नियम। थर्ड नियम, थर्ड नियम में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर गुजरती है। वक्रता केंद्र का मतलब सी, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात सी से होकर गुजरती है। कोई किरण है और वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण जो इसका परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात सी से ही वापस गुजरेगी। जैसे ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ये इस मुख्य अक्ष है, ये इसको वक्रता केंद्र है, जैसे इसको सीमा ये वक्रता केंद्र, तो ये आपतित किरण जो इससे टकराने पश्चात इसका परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात वापिस सी से ही होकर लौटेगी। उत्तल है, उत्तल में गुजरती हुई प्रतीत होगी, जैसे यहाँ पर सी है, ये मुख्य वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, और जो ही यहाँ से टकराने के पश्चात वापिस क्या होगी, सी से ही वापिस गुजरेगी। ये तीन ही माने सी से आने वाली किरणें सी से वापिस जाएगी और इसमें गुजरती हुई प्रतीत होगी, इसमें माने कल्पना है आवश्यक। अगला पॉइंट, एक और चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है किसी कोण पर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी कोण से परावर्तित होती है। ये परावर्तन का नियम है, जब किसी कोण पर आपतित होंगी उसी कोण से वापस क्या होगी, परावर्तित होगी। जैसे ये कोई अवतल दर्पण है, अवतल, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये कोई प्रकाश किरण है और इस पर आपतित हुई, सपोज करो ये आई कोण है जिसको अपन बोलते हैं आपतन कोण। जिस कोण पर ये आपतित होगी उसी कोण से वापस क्या होगी, परावर्तित। तो ये जो प्रकाश का परावर्तन था उस प्रकाश के परावर्तन का ही नियम। तो इस तरह ये चार नियम है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेंगी, फोकस से गुजरने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें वक्रता केंद्र से वापस गुजरेंगी, और किसी कोण पर आपतित होने वाली किरणें उसी कोण से वापस परावर्तित होंगी। और जो उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण है, उसमें गुजरती हुई प्रतीत होती है, आभासी। अब इससे संबंधित अवतल दर्पण है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, इमेज बनते हैं, उनका अध्ययन करें। तो इसमें अपन लेते हैं अवतल दर्पण के पहले, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, तो सबसे पहले अपना अवतल दर्पण से देखते हैं इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से कैसा बनता है, उन सब का अपन अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, वस्तु को बिंब भी बोलते हैं। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित है, तो यहाँ पर आपको बनाना है अवतल दर्पण, या अवतल दर्पण हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष है।
अब इसमें वस्तु शो नहीं कर सकते क्योंकि वस्तु अनंत पर स्थित है और अनंत से उस वस्तु से कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है, ये आपतित हो रही है। अनंत से इधर कोई वस्तु है और अनंत से इस पर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है। अब जो इस पर आपतित होगी, आपतित होने के पश्चात यहाँ से इसका परावर्तन होगा और जहाँ से टकरा के जाएंगे और जहाँ जिस बिंदु पर ये मिलेंगे वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो जो यहाँ से टकराई और टकरा के यहाँ पर परावर्तन होगा और यहाँ से इसका परावर्तन होगा और ये आपका फोकस बिंदु होगा। अभी अपने पढ़े मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। तो ये बिंदु एफ होगा अर्थात फोकस बिंदु होगा और यहीं पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा। तो कोई वस्तु अनंत पड़ती है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना, हमारे वस्तु से छोटा। वास्तविक जो दर्पण के सामने बनते हैं सारे वास्तविक और उल्टा। तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखनी है आपको, प्रतिबिंब बनेगा आपका वास्तविक बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। और फोकस बिंदु पर, तो ये पहली कंडीशन। जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। इसको किरण आरेख बोलते हैं। सेकेंड कंडीशन है जब वस्तु अब यहाँ पर अनंत है और अनंत से जो दर्पण है, दर्पण के पास में आना है। तो यहाँ पर होता है सी, वक्रता केंद्र। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखना है। जब वस्तु अनंत व सी के मध्य स्थित है, सी का मतलब है वक्रता केंद्र और अनंत इसके बीच में स्थित है। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये इसका किरण आरेख है। ये अवतल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। अब यहाँ पे आपको वस्तु रखनी है, ये ऑब्जेक्ट है वस्तु, इसको ए और बी। अभी अपने देखा मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से गुजरती है। तो ये इसका फोकस पॉइंट होगा। यहाँ पर ये परावर्तन हुआ, ये फोकस पॉइंट होगा। यहाँ पर स्पेस सी है। अभी अपने देखा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही गुजरती हैं। ये वक्रता केंद्र और जो इसका यहाँ से परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये इसका प्रतिबिंब होगा, इसको बोलेंगे ए डैश बी डैश। तो अपन कंडीशन दे रखी थी जब वस्तु अनंत व सी के, इधर अनंत है और ये सी है, अनंत और सी के बीच में यहाँ कोई वस्तु रख रखी है, तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका सी और एफ के बीच में। जो जो इधर अपने पास में जाएंगे तो प्रतिबिंब इधर आपके दूर आता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। तो प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के मध्य, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक। तो प्रतिबिंब उल्टा, छोटा मतलब वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक सी व एफ के मध्य। जो दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक तो सारे प्रतिबिंब बनेंगे और नीचे बन रहा है जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के नीचे बनेंगे तो सारे उल्टे बनते हैं, उल्टा, छोटा, वास्तविक और सी व एफ के मध्य। थर्ड कंडीशन है जब वस्तु अपने सी पर रख रखी है अर्थात वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। थर्ड है जब वस्तु सी पर स्थित है, सी का मतलब वक्रता केंद्र स्थित। तो ये अवतल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है
अब आपके पास वस्तु को सी पर रखना है वक्रता केंद्र पर। ये वस्तु होगी सी, ए और बी। अब ये हमने पढ़ा मुख्य अक्ष के जो समांतर चलती किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। ये फोकस हो गया। दूसरा नियम है फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये फोकस से जो जाने वाली किरण और मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष से समांतर। जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं वहीं पर इसका इमेज बनेगा। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। जैसे ए बी कोई वस्तु थी और ए डैश बी डैश इसका ये प्रतिबिंब। ये जो बिंदु है सी है, मान जब वस्तु या बिंब सी पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। इस कंडीशन में वस्तु की लंबाई के बराबर उसका प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु की लंबाई के बराबर। तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक, वक्रता केंद्र सी पर, वक्रता केंद्र सी पर और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ये कंडीशन ऐसी है, मैं कैप की बात पूछा जाता है मानी कौन सी स्थिति में तो प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के बराबर बनता है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के बराबर बनता है। उल्टा, वास्तविक, वक्रता केंद्र पर और वस्तु के बराबर। चौथी कंडीशन है जब वस्तु सी और एफ के मध्य, जब वस्तु सी व एफ के मध्य स्थित है, वक्रता केंद्र और फोकस पर। अब जो अपन और आगे खींचेंगे प्रतिबिंब और खींचेगा, अब प्रतिबिंब बड़ा होने लग जाएगा। तो ये इसका किरण आरेख है। अब तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष। अब इनके बीच में आपको यहाँ पे वस्तु रखनी है। ये वस्तु है ए और बी। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। ये फोकस है। दूसरा नियम अभी आपने देखा, फोकस से जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। जहां पर ये दोनों आपस में काटेंगे वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये इसका प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर सी थी, सी और एफ के बीच में कोई वस्तु रख रखी है और इसका प्रतिबिंब बन रहा है अनंत और सी के मध्य। वस्तु से बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो प्रतिबिंब बनेगा इसका वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, उल्टा, वास्तविक, सी व अनंत के मध्य। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई से बड़ा होने लग जाएगा और सी और अनंत के मध्य बनेगा। उल्टा, नीचे बनते सारे उल्टे हैं और सामने बने ये सब वास्तविक है। इससे आगे कंडीशन आती है जब वस्तु आपकी बार फोकस पर होगी, फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब और आगे इधर खिसकेगा और आपकी बार प्रतिबिंब अनंत पर बढ़ेगा। फिफ्थ कंडीशन, जब वस्तु ए पर स्थित है, ए पर स्थित है, ए का मतलब फोकस बिंदु पर स्थित है। तो यह अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है इसकी, ये एफ है और इस ए पर आपको यहाँ पर वस्तु रखनी है। ये वस्तु है ए और बी। तो अभी अपने देखा पहला नियम, मुख्य अक्ष के जो समांतर जा रही है परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी, ये पढ़ा। दूसरा नियम है सी से जाने वाली किरणें वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही आएंगी और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस बिंदु से गुजरेंगी। अब ये दोनों रेखाएं यहाँ पर नहीं काटेंगी, ये आपके अनंत पर जाके मिलेंगी, अनंत पे मिलेंगी। तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर दिखाई देगा।
मान वस्तु से बड़ा बनेगा, अनंत बनेगा, उल्टा और वास्तविक। तो प्रतिबिंब इसका बनेगा अनंत, उल्टा, वास्तविक, ये आपको याद रखना है। अनंत बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, फोकस से गुजरेगी और सी से जाने वाली ट्रेनें सी से जाएंगी और यहाँ पे मिलेंगे नहीं, और अनंत पर ये दोनों इस तरह चलती जाएंगी और लास्ट में जाके ये अनंत पर जाके मिलेगी। तो वही इसका इमेज दिखाई देगा, मतलब प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसमें एक लास्ट कंडीशन और है, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में स्थित है, तो उस स्थिति में छठी कंडीशन, जब वस्तु एफ व फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है, इस कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब दिखाई देगा? ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है इसकी। अब फोकस और ध्रुव है, ये पोल है, ध्रुव है, इसके मध्य इस वस्तु को रखना है, ये वस्तु है। तो पहला नियम है, मुख्य अक्ष के जो समांतर जाती है वो फोकस बिंदु से गुजरती है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और इसके जब परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात ये फोकस बिंदु है, ये है। तो फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, ये वस्तु थी यूपी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। दूसरा नियम है, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही जाएगी, ये वक्रता केंद्र है। यानी वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से जाएंगी। अब ये दोनों किरणें इनको ये हमेशा पैरेलल में चलेंगी, रेल पटरियां होती है इसके समांतर चलेंगी, कभी भी आपस में काटेंगी नहीं। अब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये दोनों आपस में मिलेंगी, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसको लिखेंगे ए डैश बी डैश। तो ये एक कंडीशन ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक न बनकर आभासी प्रतिबिंब इसमें दिखाई देता है। प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है और दर्पण के सामने न बनकर पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब है आभासी बनता है, आभासी है, इसको काल्पनिक बोलते हैं। आभासी वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे, ये इस कंडीशन में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे और सीधा बनता है। अदर कंडीशन में समय उल्टा था और इसमें हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। तो ये आपकी कंडीशन है, इसको काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसमें क्या हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। कब? जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य स्थित है। तो इसी शर्त का उपयोग करते हुए जो हजामती दर्पण है, उस हजामती दर्पण में मानी इसी कंडीशन का यूज किया जाता है और इसी के आधार पर हजामती की जाती है। तो आज जो अपने अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसके बारे में अध्ययन किया। मानी छह कंडीशन है, वो बारी बारी से अपनी कंडीशन देखिए। थैंक यू।